हेलो डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन, घर्षण बल के बारे में बात करेंगे। और हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब के बारे में थॉरली डिस्कशन जो है कि हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लीजिए भाई, सबको पता चल जाए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया था वो आप लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है भाई फटाफट जाइए और उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं घर्षण बल के बारे में। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन आज का टॉपिक है हम लोगों का, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल क्या जानते हैं आप लोग भाई? फ्रिक्शन फोर्स या फिर कह लो कि घर्षण बल के बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है कि अपनी एक्टिवनेस हमें दिखा रहे हैं कि भाई हाँ प्रेजेंट है। हालांकि देखिए चैप्टर को मैं फिर से बता रही हूँ कि भाई हम लोगों को पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसलिए जो है कि थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है समझने पे, है ना। एक एक चीज़ अगर आप लोग समझ जाएंगे, बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो भाई फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्ज़ाम में छूटने ही नहीं हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके, फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स या फिर कह लो कि घर्षण बल क्या होता है। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे किसी भी जो है कि आपका सड़क है, सड़क पे जो गाड़ियां चल रही होती हैं, ठीक है, सड़क पे जो गाड़ियां चल रही होती हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा होता तो आप सड़क पे गाड़ियां नहीं चला पाते। ये ताकत है भाई आपके फ्रिक्शन फोर्स की, है ना। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है आप लोगों का, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। हालांकि लगती है अपोजिट फोर्स ही है, लेकिन इसके बिना ना तो हमारा चलना आसान होता और ना ही हमारे लिए ये सूटेबल होता कि हम फोर व्हीलर या फिर कोई गाड़ियाँ अपना जो है रोड पे चला पाएँ। ठीक है, तो समझो फ्रिक्शन फोर्स कितना ताकतवर है, कितना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। तो एक बात ध्यान रखिए भाई, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है, एक तरीके का अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग फोर्स मतलब हो गया कि ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा अपोजिट में ही लगता है। जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता ही लगता है। ठीक है, चलिए तो जो है कि मतलब एक तरीके से इसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं या फिर कह लो हिंदी में विरोधी बल कहते हैं, है ना। ऐसा बल जो विरोध करता हो। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, फ्रिक्शन फोर्स इट इज अपोजिंग फोर्स। कैसा फोर्स है भाई? अपोजिंग फोर्स मतलब विरोधी बल। ठीक है, चलिए अपोजिंग फोर्स है, एक तरीके का विरोधी बल है। ठीक है, ये क्या करता है, अपोजेस द मोशन, मतलब गति को रोकता है। क्या करता है? गति को रोकता है। ठीक है, तो अपोजेस द मोशन, गति को रोकता है। ठीक है, गति को क्यों रोकता है भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है अपोजिट में कोई फोर्स लगेगा तो आपको रोकेगा ही ना, अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, और जो हमारा फ्रिक्शन बल होता है ये हमेशा कैसा होता है, अपोजिट नेचर का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसको, यहाँ पे देखें ये बॉक्स है। ठीक है, इधर आपका क्या लग रहा होगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, मोशन अगर आपका यहाँ पे हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, गति आपकी उल्टे दिशा में हो रही है। तो एक बात ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिट साइड में लगता है, और मोशन जो गति कर रही होती है इसके अपोजिट में लगता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब समझिए इसको। सपोज कीजिए आप लोग कि एक बॉडी है यहाँ रेस्ट पे, ये आपका एक बॉडी है रेस्ट पे है, आराम पे है भाई, विराम, रेस्ट, विराम पोजीशन पे। ठीक है, अब क्या होता है कि आप इस बॉक्स को क्या करना चाहते हैं, थोड़ा मूव करना चाहते हैं, इसको हिलाना चाहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपने 2 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया। कितना? 2 न्यूटन।
2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना है, तो आपने कहा मैम 2 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कहा भाई कि एक घर्षण बल भी लगता है, वो भी कितने का लगेगा, 2 न्यूटन का लगेगा, है ना। ये आपका घर्षण बल या फिर कह लो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो ये अप्लाइड फोर्स है ये भी 2 न्यूटन, जो आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है वो भी 2 न्यूटन। अब मैंने क्या कहा कि भाई जो हमारा घर्षण बल होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसको अपोज करता है, तो इसी डायरेक्शन में। अब बताओ ये बॉक्स क्या हिलेगा, ये बॉक्स क्या हिलेगा, अरे भाई नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि जितने न्यूटन का फोर्स मैं लगा रही हूँ उतने न्यूटन का तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहाँ ये बॉक्स हिलेगी, नहीं हिलेगी। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे ये कहूँ, यहाँ 5 न्यूटन मैंने बढ़ा दिया, मैंने फोर्स को, अपना फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स मैंने 5 न्यूटन लगा दिया, अब क्या बॉक्स हिलेगा, जी हाँ बिल्कुल हिलेगा। क्यों, क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया जो है कि फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम है तो ईजिली हम इसको मूव कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये कहानी हो गई किसकी भाई, फ्रिक्शन के बारे में। एक थोड़ा सा डिस्कशन हो गया कि हम फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए बताइए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं भाई जिस पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है कि वो डिपेंड करता है, बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है। पहली बात तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होता है, किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखिए फ्रिक्शन फोर्स causes due to irregularities in material। ठीक है, किसी वस्तु में जब इरेगुलरिटीज़ होती, इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या हो गया कि मतलब जितना ज़्यादा रफनेस, ठीक है, रफनेस मतलब जब भी कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा रफ रहेगी वो उसका जो घर्षण बल होगा, उसका जो फ्रिक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। कोई वस्तु जितना स्मूथ रहेगी, कोई भी सरफेस, वस्तु इन द सेंस की सरफेस की बात करें हम लोग, जब कोई सरफेस स्मूथ रहेगा तो वहाँ पे आपका घर्षण बल कम काम करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ कम होती हैं। तो इरेगुलरिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती हैं, मतलब खुरदुरापन जहाँ पे ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर मैं किसी स्मूथ सरफेस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूं, स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस का मतलब ऐसी सतह हो गई जो भाई कैसी हो, चिकनी सतह हो, है ना, चिकनी सतह। जो चिकनी सतह होती है यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन। अच्छा, लेस फ्रिक्शन क्यों होता है, बिकॉज इरेगुलरिटीज इसमें कम होती है, रफनेस इसमें कम होती है, और जहाँ रफनेस कम वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम, यही तो मैंने बताया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, वहीं अगर मैं आप लोगों से ये बात करूँ कि भाई अगर हमारी सरफेस क्या है, रफ है, रफ सरफेस, अगर मैं रफ सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है या ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन फोर्स मोर। ठीक है, घर्षण बल ज़्यादा, घर्षण बल ज़्यादा। ठीक है, तो घर्षण बल ज़्यादा कहाँ होता है भाई, जब हमारा सरफेस जो हो कैसा हो, रफ हो, खुरदुरा। ठीक है, रफ मतलब खुरदुरा,
खुरदुरा सरफेस, थोड़ा सा मतलब ऐसा सरफेस हो जो ज़्यादा खुरदुरा हो, और खुरदुरा होने का मतलब है कि इरेगुलरिटीज़ का मतलब ये है कि खुरदुरापन। तो जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती है, खुरदुरापन ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारा भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो हमारे स्मूथ सरफेस होती है, मतलब चिकनी सतह पे फ्रिक्शन फोर्स कम काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल, ऐसी मटेरियल्स के मतलब वो जो भी मटेरियल है आपका वो स्मूथ है या फिर रफ़ है। अगर रफ़ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा, अगर वो रफ़ नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कम। स्टैट क्लियर। ये पूरी कहानी किसकी हो गई भाई, आपके फ्रिक्शन के, घर्षण बल की जो है कि कंसेप्ट की, बेसिक कंसेप्ट की। देखिए अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक लाइक भाई ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेंगे, मतलब कि थ्योरी, आप लोगों को थ्योरी जो है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें समझनी है, पीडीएफ आप लोगों को मिलना है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन होता किसकी वजह से। तो हमने क्या कहा, इरेगुलरिटीज़, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, जितना कम इरेगुलरिटीज़ उतना ही कम आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कम कहाँ पे होता है, स्मूथ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज या फिर कह लो कि खुरदरापन कम होता है, और जो रफ सरफेस होती है वहाँ पे खुरदरापन ज़्यादा होता है। इज दैट क्लियर। ये सारी कहानी क्लियर हो गई आप लोगों को कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है, अपोजिंग नेचर होता है। और हमेशा अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो गाड़ियों का जो है कि रोड पे चलना मुश्किल होता, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी 4 व्हीलर्स या फिर जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर्स में थोड़े गैप दिए रहते हैं, राइट। तो वो गैप किस लिए दिए रहते हैं, ताकि उसमें इरेगुलरिटीज़ जो है कि वो बनती रहें, और उसकी वजह से आपका घर्षण बल उस पर लगता रहेगा। और घर्षण बल जब लगता रहेगा तो आपकी गाड़ी और जो सतह है, सरफेस और घर्षण बल, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा और आपकी गाड़ी स्मूथली चल रही होगी। लेकिन वहीं अगर चिकनी सतह की बात करें, स्मूथ सरफेस की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ नहीं है। दैट सेट, ठीक है। तो पूरी कहानी है, जब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कैसे काम करता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बात किसकी करेंगे, टाइप्स की, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका 2 तरीके का होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई, 2 तरीके का, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनेमिक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा है भाई, डायनेमिक फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर। चलो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक का मतलब जो होता है, ये फिजिक्स का जो टर्म है आपका स्टैटिक, इस टर्म का मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसी फोर्स के बारे में या फिर कह लो कि ऐसी बात कर रहे होते हैं जब कोई भी वस्तु किस पे हो, रेस्ट पे हो, जिसमें मोशन नहीं हो, ठीक है। रेस्ट, विराम, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में नो मोशन, किसी भी तरीके की कोई गति नहीं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं जिसके केस में क्या होता है भाई कि हमारा जो मोशन है वो नहीं होता, मतलब बॉडी रेस्ट पे होती है। नेक्स्ट डायनेमिक का अगर फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं तो डायनेमिक फ्रिक्शन में हम बात करते हैं भाई किसकी, जब कोई वस्तु क्या हो, मोशन कर रही हो, गति कर रही हो, ठीक है। मोशन कर रही हो, गति कर रही हो, ठीक है। रेस्ट पे वो बॉडी नहीं होनी चाहिए। आगे स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पे है, यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। जब हम डायनेमिक मोशन गति की बात कर रहे होते हैं तो अगेन ये 2 पार्ट्स में होता है। कौन कौन से, तो एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है हमारा क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो, जब ये पार्ट है ऐसे डायनेमिक फ्रिक्शन के पार्ट्स हैं, मतलब जिसमें गति हो रही होगी, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए। चलिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब सपोज करिए यहाँ पे ये कोई बॉक्स है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और ये क्या है, बॉडी आपकी रेस्ट पे है। किस पे है भाई, रेस्ट पे है, विराम पे। इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी मोशन इस पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। वहीं अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे होते तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे स्लाइड कर रही होती है, ठीक है, क्या कर रही होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे स्लाइड कर रही होती है, तो उसको हम कहेंगे भाई ये क्या है, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन व्हेन बॉडी स्लाइड्स ऑन, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्लाइड करती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक वस्तु दूसरे वस्तु पे स्लाइड कर रही होती है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रोल कर रही होती है। ठीक है, क्या होता भाई कि लुढ़क रही होती है। रोलिंग मतलब सिलेंड्रिकल स्लिप जो है कि रोल करना होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे पे क्या होती है, स्लाइड कर रही होती है। रोलिंग फ्रिक्शन जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रोल कर रही होती है। ठीक है, मतलब रोलिंग दूसरे वस्तु पर हो रही होती, मतलब एक वस्तु के ऊपर ही, मतलब एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तब कब की बात करते हैं भाई, जब कोई भी वस्तु हमारी फ्रिक्शन मतलब रेस्ट पे होती है। ठीक है, उसमें कोई मोशन होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट या तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि फ्रिक्शन के टाइप कितने हैं, तो फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक मोशन। डायनेमिक मोशन में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक सतह पर दूसरी बॉडी जो है कि क्या कर रही हो भाई, स्लाइड कर रही हो। सेम अगर रोलिंग की बात करें तो एक सतह पे दूसरी बॉडी अगर रोल्ड कर रही है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कह देते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई कि जो हमारा फ्रिक्शन, इन तीनों फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा देन है ना, कहाँ पे फ्रिक्शन। तो एक चीज़ याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than sliding friction, sliding friction and then rolling friction. Is that clear? ठीक है, ये भी कंसेप्ट याद रखना। कई बार आप लोगों को ये आ जाता है भाई कि इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, या फिर दे देगा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, कौन सा घर्षण बल ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हुई पूरी फ्रिक्शन की कहानी। इससे बाहर फ्रिक्शन के बारे में क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। जनरली आपके इन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, तो डिस्कशन करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में भाई, कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये सारी बातें हम लोगों ने करी फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, वृत्तीय जो है कि गति के बारे में। सर्कुलर मोशन,
आगे डिस्कशन हमारा होगा सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, ठीक है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई कि जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते तो मतलब हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि भाई जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होता है, मतलब ऐसे मोशन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो मोशन किस में हो, सर्कुलर टाइप का हो, ठीक है, मतलब भाई मोशन इन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, मोशन इन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, मोशन इन सर्कुलर ट्रैक, वृत्तीय आकार में की गई गति। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसे गति के बारे में हम बात करते हैं जो गति कैसी हो आपकी कि वो भाई वृत्तीय गति हो, ठीक है, मतलब कि किसमें मोशन किसमें हो आपका, सर्कुलर मोशन हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो हम कहेंगे कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है वो टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल होता है, ठीक है, मतलब टेंजेंशियल का मतलब क्या हो गया भाई कि एक तरीके से तिरछा, तिरछा, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल फैन, जब फैन चल रहा होता है तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर कभी फैन आपका गिरता है इन केस तो बीच में कभी नहीं गिरता है, वो क्या होगा, तिरछा गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोग फ़ैन के नीचे सोते हैं भाई उनको चोट लगने की चांसेस कम है, लेकिन जो अगर उसके बगल में है तिरछे साइड तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। देखिए जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो कितने टाइप का होता है, 2, ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ मोशन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन से होते हैं भाई, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, कैसा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल, एंड दूसरा अभिकेंद्रक, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिए, सेंट्री का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, और पिटल का फोर्स का मतलब होता है अंदर के साइड। जब हम पिटल की बात करते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अंदर की साइड, इनवर्ड, ठीक है, जो फोर्स हमारा अंदर की साइड लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड साइड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। वहीं अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो सेंट्री में अगर अगेन सेंट्री मतलब होता है सेंटर, ठीक है, और फ्यूगल का मतलब क्या हो जाता है, तो फ्यूगल का मतलब होता है आउटसाइड। कहाँ भाई, आउटसाइड। तो ऐसा फोर्स जो आउटसाइड लगता है, मतलब इस तरीके से यहाँ से ठीक है, इस तरीके का, तो
इस तरीके का जो फोर्स होता है ये क्या कहलाएगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, ऐसे फोर्स जो कि बाहर की साइड लगते हैं। वहीं अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, जो कि इनवर्ड मतलब अंदर की साइड लग रहे होते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लग रहे होते हैं बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर। इज दैट क्लियर, टुवर्ड्स द सेंटर। और वहीं अगर मैं बात करूं कि सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं, तो जो आउटसाइड द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं भाई, इनको थोड़ा अच्छे से बना लो, ठीक है, इनसाइड द सेंटर, ठीक है। इज दैट क्लियर। और आउटसाइड द सेंटर के लिए हमारा कौन सा फोर्स काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। इज दैट क्लियर। देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपका ये बनता है कि जो फोर्स होता है आपका, ठीक है, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूँ, ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कहाँ पे लगता है, तो देखिए जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ठीक है, ये जनरली कहाँ पे लग रहा होता है, तो जो आपके ग्रह मोशन कर रहे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो मोशन ऑफ प्लैनेट, एग्जाम्पल में लिखिए, मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, अराउंड द सन। ठीक, आगे बात समझ में, ठीक है, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, ठीक है। आगे बात समझ में, ग्रहों की गति बात करने का मतलब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो आउटसाइड फोर्स लग रहा हो। जैसे अगर मैं बात कर लूँ आपकी कि जब हम किसी मिल्क से जो है मलाई निकालते हैं, मतलब क्रीम, ठीक है, तो लिखिए सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, इज दैट क्लियर, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से जो है कि मलाई का निकालना हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए अगर आप लोगों को पता है। तो ध्यान रखिए जो हमारा सर्कुलम, जब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे होते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, ठीक है, इन दोनों में से कौन से प्रिंसिपल पे वॉशिंग मशीन जो है वो काम कर रहा होता है, तो उसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जनरली एग्जाम में बनता है कि वॉशिंग मशीन के जो अंदर जो स्विंग्स होते हैं वो किस वे काम करती हैं, तो ये वर्क करती हैं आपका जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। अगला एक इन दोनों सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फॉर्मूला हो जाता है भाई, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रिलेशन डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, mv²/r, mv²/r, ठीक है। यहाँ पे v आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग, इज दैट क्लियर। m आपका मास है, द्रव्यमान, एंड नेक्स्ट वन r इज द रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। अब फोर्स आपका बल हो गया, ठीक है, तो mv²/r। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपस में कैसा रिलेशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको कहीं पे लिख लीजिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये एक फोर्स जो हो जाएगा दूसरे फोर्स के F2, ठीक है, दूसरे फोर्स के इक्वल तो होता है,
F1 इज इक्वल टू अदर, मतलब ये फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल तो होते हैं, साथ ही ये जो है कि आपके नेगेटिव मतलब कि अपोजिट होते हैं। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल के साथ साथ अपोजिट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस लगा है। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग क्लियर करते हैं। हमने फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन के बारे में थॉरली जो है कि पढ़ लिया है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस तो नहीं ही बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, चुंबक जो होते हैं उनके किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और क्या फंक्शन होता है, ये सारे डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में। ठीक है, तो आज का यहाँ पे कंसेप्ट हम यहीं पे क्लियर करते हैं। सर्कुलर मोशन आपका जो है, सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन दोनों ही टॉपिक आपका क्लियर हो गया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी थे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम मैग्नेटिज्म चुंबक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए। ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करिएगा और चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट भाई मतलब जब भी कोई लेक्चर आप लोगों का अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फ्रिक्शन और जो है कि सर्कुलर मोशन प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन ये भी लिखना नहीं भूलिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम है, वो भी भाई लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एंड PDF अगेन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के चेक कर लीजिए, PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। तब तक आप लोग रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।